तो शुरू कहाँ से करेंगे? मैकाले से करेंगे। मैकाले का नाम सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना है तो आज समझ लीजिए कौन थे ये मैकाले साहब, ठीक है। यह देख लीजिए इनके बारे में। यह अंग्रेज इतना घमंडी था, ठीक है, कितना घमंडी था कि इसने भारतीय जो वेद होते हैं हमारे, वेद, उपनिषद, उपवेद बोल सकते हैं, आदि की गरिमा का मजाक उड़ाया। उसने कहा कि इंडियन लिटरेचर यूरोप के एक लाइब्रेरी के एक शेल्फ में रखी पुस्तकों के बराबर भी नहीं है। देख लो कितनी बेइज्जती कर दी इसने हमारे लिटरेचर की, ठीक है। क्या कहा कि यूरोप की जो एक लाइब्रेरी है उसके शेल्फ में जो कुछ पुस्तकें रखी हैं उनके बराबर भी इंडियन लिटरेचर नहीं है। देख सकते हैं इंग्लिश में भी स्टेटमेंट मैंने मेंशन किया है यहाँ पे। अ सिंगल शेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी इज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया, ठीक है। मतलब क्या है कि जो यूरोप का एक तरह से एक अलमारी में भी उतना लिटरेचर हो सकता है जितना पूरा भारत का नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से इन्होंने भारतीय जो लिटरेचर है, साहित्य की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करी, ठीक। अब देखते हैं अंग्रेज भारतीय भूभाग में अपना आधिपत्य दिखाने के बाद, ठीक है, पता ही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, शुरू में उन्होंने व्यापार किया, धीरे धीरे उन्होंने भूभाग पे कब्जा करने लग गए, ठीक है। आधिपत्य दिखाने के बाद भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में सीधा हस्तक्षेप करने के फिराक में थे, ठीक। अब ये क्या चाह रहे थे कि हम शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ हस्तक्षेप करें, पर भारतीयों का एक वर्ग ईसाई पादरियों की गतिविधियों को मित्रता की दृष्टि से नहीं देखता था। इसीलिए अंग्रेजों ने अपनी इस योजना को आगे बढ़ाने की धीमी गति से शुरुआत की और 1781 में कलकत्ता मदरसा आरंभ किया, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है कलकत्ता मदरसा कब आरंभ हुआ, तो कब आरंभ हुआ? 1781 में। और 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज, ठीक है, तो बनारस का जो संस्कृत विद्यालय है उसकी स्थापना 1791 में इन्होंने कर दी, ठीक, की गई, ताकि प्रभावशाली हिंदू तथा मुस्लिम नेताओं को संतुष्ट किया जा सके, ठीक है। ये इनकी एक चाल थी ताकि जो प्रभावशाली हिंदू नेता हैं या फिर मुस्लिम नेता हैं वो संतुष्ट कैसे हो जाएंगे? मुस्लिमों के लिए मदरसा बना दिया, कलकत्ता मदरसा, ठीक है, हिंदुओं के लिए बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना कर दी, ठीक। तो दोनों पक्षों को संतुष्ट रखने के लिए इन्होंने ये कारनामा किया। अब क्या होता है, 1813 का चार्टर एक्ट आता है, ठीक। और 1813 के चार्टर एक्ट के शैक्षिक नियम लागू करके अंग्रेजों ने भारत में प्राच्य शिक्षावादी नीति लाने का प्रयास किया, ठीक है। इसमें क्या था, एक तो इंग्लिश मीडियम की शिक्षा दी जानी थी, ठीक है, तो इंग्लिश को शिक्षा का माध्यम बनाया जाना था ये। इसके अलावा इसमें जो अंग्रेजी शिक्षा के लिए जो है अमाउंट दी गई 1 लाख रुपए, ठीक है। इसके खर्च पे प्रावधान था कि वो भारतीय साहित्य पे करें, भारतीय शिक्षा के विकास में या अंग्रेजियों की शिक्षा के विकास में, ठीक है। तो ये था यहाँ पर। अब देख लेते हैं आगे। देखिए अब क्या हुआ, सरकार के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले कौन थे, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। अंग्रेज सरकार की तरफ से ये भारत में आए थे और विधि सदस्य मतलब कानूनी सदस्य के रूप में आए थे। इन्होंने क्या किया, प्राच्यवादी देसी शिक्षा के बजाय पाश्चात्यवादी अंग्रेजी शिक्षा का अपने प्रसिद्ध दस्तावेज में पुरजोर समर्थन किया, ठीक है। इन्होंने कहा प्राच्यवादी का मतलब जो हमारी प्राच्य शिक्षा है, मतलब हमारी देसी शिक्षा है, ठीक है। पाश्चात्य मतलब वेस्टर्न का हो गया, ठीक है। वेस्टर्न वर्ल्ड के ही थे ना अंग्रेज लोग, तो पाश्चात्य उनकी शिक्षा हो गई। तो अंग्रेजी शिक्षा का प्रसिद्ध दस्तावेज में इन्होंने क्या किया, पूरा समर्थन किया। मैकाले के अनुसार शिक्षा का आवश्यक उद्देश्य एक ऐसे वर्ग को तैयार करना था जिसे औपनिवेशिक सरकार किसको बोलते हैं, जिन्होंने मतलब पुराने किसी देश पे शासन किया है। जब कोई किसी देश पे शासन कर रहा होता है तो अपनी सरकार वहाँ पे चला रहा होता है, तो उसको औपनिवेशिक सरकार कहते हैं, ठीक है। औपनिवेशिक सरकार में निचले दर्जे की नौकरियों पर रखा जा सके ताकि यहाँ के लोगों पर शासन करने में आसानी हो। देखिए कितना चालाक आदमी था ये मैकाले, ठीक। क्या बोला कि मतलब हम एक ऐसे वर्ग को शिक्षित करेंगे, वो क्या करेगा कि जो यहाँ के लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको एक तरह से जो जिनको हम शिक्षित करेंगे उनको निचले दर्जे की नौकरी पे रखेंगे ताकि जो है इन लोगों पे शासन करना हमारे लिए और आसान हो जाए, ठीक। अब देखिए लॉर्ड मैकाले की सलाह पे क्या हुआ, उस टाइम के गवर्नर जनरल कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, पूरा नाम नहीं लिखा है मैंने, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। तो ध्यान रखना लॉर्ड विलियम बेंटिक, और याद भी रह जाएगा इससे कि मैंने पूरा नहीं लिखा था, ठीक है, ने 1837 में अंग्रेजी को सरकारी भाषा का दर्जा दिया
अब सरकारी नौकरियों के लिए अंग्रेजी भाषा अनिवार्य हो गई। ठीक, इन्होंने क्या किया, 1837 में एक तो अंग्रेजी को सरकारी भाषा का दर्जा दे दिया। ठीक है, और जो भी सरकारी नौकरियां अब होंगी उनमें अंग्रेजी अनिवार्य भाषा हो जाएगी। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो ये तो था मैकाले के बारे में। ठीक, नेक्स्ट जो था भारतीय शिक्षा के इतिहास में वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वुड डिस्पैच। ठीक है, चार्ल्स वुड करके इनका नाम था। वुड डिस्पैच ऑफ 1854, तो कब आया था, 1854 में। मैकाले का जो विवरण पत्र वो कब आया, 1835 में। ठीक, तो विलियम बेंटिक ने 1837 में क्या किया, इंग्लिश को एक तो अनिवार्य भाषा बना दिया, इसके अलावा उसमें नौकरियों में अनिवार्य भाषा बना दिया। ठीक है, और सरकारी भाषा बना दिया इंग्लिश को। ठीक, तो ये फैक्ट याद रखना है। अब समझ लीजिए वुड डिस्पैच के बारे में। क्या हुआ, माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा शुरू करके प्रचलित शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने पर बल दिया गया, जिससे नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे व्यावसायिक जीवन के लिए तैयार हो पाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। क्या किया इन्होंने कि एक तरह से क्या किया, शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए क्या किया, व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने की बात कही। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक, इसके अलावा लास्ट में मैं इनसे रिलेटेड सारे मतलब एक पेज पे पूरे नोट्स मैंने इंक्लूड किए हैं। उसमें पूरे सारे आयोग समितियां जो भी स्वतंत्रता से पहले भी स्वतंत्रता के बाद भी जो हमने पढ़ भी लिए हैं उनसे रिलेटेड भी, और इसमें हमने मेनली वो पोर्शन कवर किया है जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है। तो जो बचे हुए टॉपिक हैं वो पूरा इस वीडियो में सारांश के रूप में मैं कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये होने वाला है। अब देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट क्या कहा, 1857 में भारतीय प्रदेश सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया। ठीक है, पता है ना, 1857 की क्रांति हुई। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को दबाया किसी भी तरह से। फिर 1858 में क्या हुआ कि जो भारतीय सत्ता थी वो ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई। ठीक है, मतलब अब क्या हो गया, ब्रिटिश क्राउन का मतलब ताज होता है, मतलब जो ब्रिटिश राजा या रानी होगी वो वहीं से शासन करने लग गई। ठीक, तो ये 1800 कब हुआ, 58 में हुआ। और यहाँ से एक चेंज क्या हुआ था, 1857 के टाइम पे कौन था, लॉर्ड कैनिंग था गवर्नर जनरल। और 1858 का जो ये अधिनियम आया इसमें गवर्नर जनरल का पद वायसराय कर दिया गया, और पहला वायसराय भी कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। तो ये फैक्ट याद रखने हैं। ठीक, तो ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया, और इसी समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना हो गई। ठीक है, तो एक तो 1857 के बाद क्या हो गया, ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया, और मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। ठीक, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या हुआ, हंटर कमीशन। ये हंटर कमीशन कब आया, हंटर एजुकेशन कमीशन। अब देखिए इसकी स्थापना लॉर्ड रिपन उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे। 1880 से 1884 इनका काल था, के द्वारा 1882 में किया गया। तो हंटर कमीशन की स्थापना कब हुई, 1882 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या किया गया, व्यावसायिक और व्यापारिक शिक्षा पर बल दिया गया, पहली बात। ठीक, दूसरा, हाई स्कूल में प्रतिवर्ष 2 वैकल्पिक परीक्षाओं का आयोजन किया जाने लगा। जो 10th लेवल का एग्जाम होता है उसमें क्या 2 वैकल्पिक परीक्षाओं का आयोजन किया जाने लगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या किया गया, सरकार ने शिक्षा के प्रबंध के लिए उद्यमियों से अनुदान राशि लेने का नियम बनाया। जो उद्यमी होंगे उनसे अनुदान राशि लेंगे। निजी प्रबंध समितियों की मदद से कई निजी कॉलेजों और स्कूलों की स्थापना हुई। ठीक है, तो निजी प्रबंध समितियों की मदद से उन्होंने क्या किया, निजी स्कूलों को खोला। आगे देखते हैं। 1896 में क्या हुआ, अखिल भारतीय शिक्षा सेवा का आरंभ किया गया। ठीक है, इसमें इंग्लैंड से आयोजित की जाने वाली परीक्षा के माध्यम से ही नियुक्ति होती थी। यद्यपि यह परीक्षा भारतीयों के लिए भी खुली हुई थी, मगर अधिकांश भारतीय इंग्लैंड जाकर परीक्षा देने में असमर्थ थे। देखिए, अखिल भारतीय शिक्षा सेवा की एक तरह से आरंभ तो हो गया, लेकिन प्रावधान क्या था कि परीक्षा इंग्लैंड में ही होगी। ठीक है, इंग्लैंड में ही होगी और वहीं तभी जाके नियुक्ति मिलेगी। लेकिन समस्या क्या थी कि भारत में जो पढ़े लिखे लोग थे भी, जो उतने ऊंचे दर्जे के नहीं थे या फिर जो अपने खर्चे पे इंग्लैंड नहीं जा पाते, तो वो ये परीक्षा ही नहीं दे पाते थे। ठीक है, तो ये समस्या थी, तो इंग्लैंड जाकर परीक्षा देने में असमर्थ होते थे। आयोग ने सरकार को महिला शिक्षा पर जोर देने को कहा, एक रिकमेंडेशंस ये थी। ठीक है, अब देखिए ये क्या, इन 1882 लॉर्ड रिपन ऑर्गेनाइज द हंटर कमीशन अंडर विलियम विल्सन हंटर। ये हंटर का नाम क्या था, विलियम विल्सन हंटर, WWH करके याद रख सकते हैं। ठीक है,
WWH करके याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो विलियम विल्सन हंटर का नाम हो गया, और तत्कालीन गवर्नर जनरल मैंने बता दिया लॉर्ड रिपन थे, 1882 में ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट हंटर कमीशन। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास है हार्टांग कमेटी, ठीक है। हार्टांग समिति, द हार्टांग कमेटी रिपोर्ट, इसकी रिपोर्ट को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, हार्टांग कमेटी जो है एक ऐसी कमेटी थी जिसका गठन साइमन कमीशन ने 1929 में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए किया था। एक तो ये बात कि हार्टांग समिति की का गठन जो है किसकी रिपोर्ट के आधार पर, किसके सुझाव के आधार पर, तो साइमन कमीशन के सुझाव के आधार पर, ठीक है। इसका अध्यक्ष कौन था? यही था, हार्टांग था। आगे, अधिकांश विद्यार्थी जो पहली कक्षा में प्रवेश लेते थे, चौथी से पाँचवीं, ठीक है, कक्षा तक पहुंचते पहुंचते पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते थे। अतः कमेटी ने क्या किया, इस अपव्यय को रोकने के लिए सरकार को कुछ सुझाव दिए, ठीक है। तो किसको रोकने के लिए? कि पहली कक्षा में जाते थे बच्चे, चौथी पाँचवीं तक वो कक्षा छोड़ देते थे, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा में औद्योगिक और वाणिज्यिक विषयों पर जोर दिया गया। क्या क्या? जो माध्यमिक शिक्षा होगी उसमें औद्योगिक और वाणिज्यिक विषयों पर जोर दिया गया। ओके, सॉरी, कंटिन्यू। तकनीकी, वाणिज्य और कृषि हाई स्कूल स्थापित किए गए। क्या किया गया? तकनीकी, वाणिज्य और कृषि हाई स्कूल स्थापित किए गए। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, अब हमारा है वर्धा बुनियादी शिक्षा सम्मेलन, ठीक है। वर्धा सम्मेलन ये हुआ था, वर्धा शिक्षा योजना 1937, ठीक है। वर्धा प्लान फॉर बेसिक एजुकेशन किसके लिए था? ये बुनियादी शिक्षा भी बोलते हैं, बेसिक शिक्षा भी बोलते हैं, और इसके अलावा एक नई तालीम, क्या? नई तालीम, ये महात्मा गांधी का दिया गया शब्द है। नई तालीम हो गया, बेसिक शिक्षा हो गया, बुनियादी शिक्षा हो गया, तीनों का एक ही मीनिंग है, ठीक है। अब समझ लेते हैं आगे। भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया था, और इस अधिनियम की विशेषता मैं एक आप लोगों को बता दूं यहाँ पर, कि जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, 1947 तक, जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हुआ तब तक भारत की जो शासन प्रशासन था वो इसी अधिनियम के अनुरूप चल रहा था, ठीक है। ध्यान रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें भी सबसे ज़्यादा जो प्रावधान है वो हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिए हैं, ठीक है। तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भी कौन सा है? भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इसके बारे में ध्यान रखने। अब देखिए आगे, इसके अनुसार प्रांतों को उसी वर्ष स्वायत्तता दे दी गई, जिसके फलस्वरूप 2 वर्षों में ही लोकप्रिय मंत्रिमंडल अपने अपने प्रांतों में कार्य करने लगे। सन 1937 में महात्मा गांधी ने अपने पत्र द हरिजन में लेखों की एक श्रृंखला के माध्यम से एक शिक्षा योजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, ठीक है। इसे ही क्या कहा जाता है? वर्धा योजना कहा जाता है। क्या किया था गांधी जी ने 1937 में? द हरिजन उनकी फेमस पत्रिका है, ये ध्यान रखना है। इसमें लेखों की एक श्रृंखला के माध्यम से उन्होंने एक शिक्षा योजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्धा शिक्षा योजना कहा जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ आगे? देखिए, जाकिर हुसैन समिति, ठीक है, इसका गठन किया गया, ने इस योजना का ब्यौरा प्रस्तुत किया। योजना, देखिए, वर्धा शिक्षा योजना का ब्यौरा किसने प्रस्तुत किया? तो ये ध्यान रखना, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ से, कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है कौन थे ये? ठीक है, तो इनके बारे में बताइए। बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं, ठीक है, प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं भारत के, तो इनके बारे में बताइए कौन थे ये, ठीक है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति ने इस योजना का ब्यौरा दिया था। योजना का मूलभूत सिद्धांत विलय योग्य हस्त निर्मित वस्तुओं का उत्पादन करना था, जिससे शिक्षकों के वेतन का भी प्रबंध हो जाता, ठीक है। और हाँ, ये जरूर बताइए डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। इसके अंतर्गत विद्यार्थी को मातृभाषा के माध्यम से 7 वर्ष तक विद्या अध्ययन करना था, ठीक है। तो एक पहला ये था इसमें कि 7 वर्ष तक मातृभाषा के माध्यम से अध्ययन करना है। इस योजना की मुख्य शर्तें इस प्रकार थी। क्या थी मुख्य शर्तें? अब देख लेते हैं। पहली बात, 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए, ठीक है, ये वर्धा शिक्षा योजना का है। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही हो ताकि विद्यार्थी स्वावलंबी बन सके। देखिए, महात्मा गांधी ने बहुत पहले से बोल रखी सारी बातें। हर छात्र छात्रा को उसकी रुचि के अनुरूप व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त हो। देखिए, बिल्कुल मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप, ठीक है। नेक्स्ट, बहरहाल
बहरहाल क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने और कांग्रेसी मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने से यह लागू नहीं हो सकी। इस कार्य को सन 1947 के पश्चात भारत राष्ट्रीय सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया। तो क्या हुआ, नहीं हो पाई लागू। क्यों नहीं हो पाई, कारण पूछ सकते हैं कि जो बर्दाश्त शिक्षा योजना है क्यों नहीं लागू हो पाई। एक तो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, और दूसरा कांग्रेस मंत्रिमंडल ने उस टाइम पे इस्तीफा दे दिया था। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट हमारा वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम इसमें देख लेते हैं सार्जेंट प्लान को। ठीक है, सार्जेंट प्लान कब आया था, 1944 में आया था। और सार्जेंट, देखिए सार्जेंट स्कीम बोल सकते हैं, प्लान बोल सकते हैं, कमीशन भी बोल सकते हैं, सार्जेंट आयोग भी बोल सकते हैं, सार्जेंट प्लान बोल सकते हैं, सार्जेंट स्कीम बोल सकते हैं, योजना बोल सकते हैं। ठीक, अब देखिए क्या हुआ, वर्ष 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतीय सरकारों को स्वायत्तता दे दी गई। क्या किया गया था इसमें, जो प्रांतीय सरकारें हैं उनको स्वायत्तता दे दी गई, स्वतंत्रता दे दी गई। इस समय उच्च शिक्षा का बहुत हद तक विस्तार हुआ, मगर माध्यमिक शिक्षा अब भी धीमी थी। क्या हुआ, उच्च शिक्षा का तो विस्तार हो गया, लेकिन जो माध्यमिक शिक्षा हमारे मिडिल स्कूल्स हैं उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया था। तब क्या किया, सार्जेंट प्लान की सिफारिश दी। सार्जेंट प्लान ने इस संबंध में अपनी सिफारिशें दी। क्या, पहला नंबर 1, हाई स्कूल को पुनर्गठित किया जाए। ठीक है, इसे 2 प्रकार से बांटा जाए। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं। ठीक है, क्या 2 प्रकार में बांटा जाए। ए में क्या, पहले कलाओं और मूल विज्ञानों की शिक्षा दी जाए। पहले क्या, आर्ट्स एंड फंडामेंटल साइंस। ठीक है, तो उसकी शिक्षा दी जाए। दूसरे प्रकार में के तकनीकी हाई स्कूल में विज्ञान के साथ साथ औद्योगिक और वाणिज्यिक विषय पढ़ाए जाएं। ठीक है, तो एक प्रकार में तो मूल विज्ञान और कला की शिक्षा दी जाए, दूसरे प्रकार में तकनीकी हाई स्कूल जो होगा उसमें विज्ञान के साथ साथ औद्योगिक भी और वाणिज्यिक विषय भी पढ़ाए जाएं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा, ग्रामीण पाठ्यचर्या में कृषि पर बल देना होगा। ठीक, पाठ्यचर्या में क्या करना होगा, कृषि पर बल देना होगा, ग्रामीण पाठ्यचर्या। बालिका शिक्षा के क्षेत्र में एक वैकल्पिक विषय जोड़ा जाए जिसे गृह विज्ञान का नाम दिया जाए, नहीं, गृह विज्ञान जोड़ा जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक, तो ये, हाँ, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि किसने, भारतीय शिक्षा व्यवस्था में किस कमेटी ने गृह विज्ञान को वैकल्पिक विषय जोड़ने पर बल दिया था, तो कौन था, सार्जेंट कमीशन। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इसके बाद जो घटनाक्रम था, तो ये 1944 तक हो गया। ठीक है, 1944 के बाद क्या होगा, 1947 में क्या हुआ था, बहुत महत्वपूर्ण, हमारा प्यारा भारत स्वतंत्र हुआ था। ठीक, और 1947 के बाद, सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद राधा कृष्णन कमीशन आया था। ठीक है, और राधा कृष्णन कमीशन से लेकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986, इसके अलावा एनसीईआरटी, एनसीटीई, ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद भी जो थोड़ा बहुत रह गया है, कुछ समितियां, कुछ महत्वपूर्ण समितियां जिनसे प्रश्न बनने की संभावनाएं भी रहती हैं और हमें उसके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए, तो वो मैंने नेक्स्ट आगे की स्लाइडों में मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, तो अब जान लेते हैं इसके बाद। ठीक है, तो 86 के बाद क्या हुआ, नई शिक्षा नीति आई थी 1986 में। उसके बाद आचार्य राममूर्ति समिति आई थी 1990 में, आचार्य राममूर्ति कमेटी। ठीक है, इसने क्या किया, एक तो पहले समझ लो, वर्ष 1989 में केंद्र में संयुक्त मोर्चा सरकार बनी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सत्ता में आते ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन की कवायद शुरू कर दी। ठीक है, अब 86 की जो वो कांग्रेस सरकार ने लाई थी, बताया था ना, 1985 में कौन थे प्रधानमंत्री। चलिए दूसरा क्वेश्चन आज का। ठीक है, कि 1985 में जब हमारी ये वाली शिक्षा नीति बन रही थी, 1986 में जो पब्लिश हुई, तो 1985 में हमारे पीएम कौन थे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गया आज के। ठीक, तो 1986 में संशोधन, जैसे ही सत्ता पलट गई, संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें संशोधन करना जरूरी है। ठीक है, अब पहली बात, इसके अध्यक्ष कौन थे, राममूर्ति थे, राममूर्ति ने, आचार्य राममूर्ति। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, शिक्षा को सामाजिक, आर्थिक, क्षेत्रीय और लिंग भेद के कारण पैदा विषमताओं के व्यापक संदर्भ में देखा जाए ताकि समानता तथा सामाजिक न्याय की संप्राप्ति हो सके। क्या किया जाए, शिक्षा को सामाजिक, आर्थिक, क्षेत्रीय और लिंग भेद के कारण पैदा विषमताओं के व्यापक संदर्भ में देखा जाए ताकि क्या हो, समानता तथा सामाजिक न्याय की, मतलब किसी भी तरह का भेदभाव ना रहे। ठीक,
तीसरा, शिक्षा में मॉड्यूल और सेमेस्टर पद्धति अपनाई जाए। ठीक है, तो मॉड्यूल और सेमेस्टर पद्धति की भी सिफारिश की किसने? राममूर्ति समिति ने। और चौथा और वेरी इंपॉर्टेंट, स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया जाए। ठीक है, अभी मोदी जी का अभियान है ना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये क्या है कि स्किल को डेवलपमेंट करना है, स्किल को डेवलप करना है। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से हुई? यहाँ से हुई। आचार्य राममूर्ति समिति ने जोर दिया था कि स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया जाए। अब देखिए नेक्स्ट, यशपाल समिति 1992। अब क्या बनी? यशपाल समिति बनी 1992 में, और इसकी रिपोर्ट के समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। ठीक है, प्रोफेसर यशपाल। ठीक, तो इनका नाम याद रखना है। तो इसके कौन थे? प्रोफेसर यशपाल इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। अब देखिए, वर्ष 1992 में शिक्षा प्रणाली में सुधार, प्राथमिक शिक्षा को अधिक रुचिपूर्ण तथा गुणवत्तापूर्ण बनाने, छात्रों की समझ में वृद्धि, पाठ्यक्रम को व्यवस्थित करने का उद्देश्य। तो ये इसके उद्देश्य थे। ठीक है, जनरल से हैं कि शिक्षा प्रणाली में सुधार करना है, प्राथमिक शिक्षा को अधिक रुचिपूर्ण गुणवत्तापूर्ण बनाना है, छात्रों की समझ में वृद्धि और पाठ्यक्रम को व्यवस्थित करना है। ठीक, दूसरा, उबाऊ तथा गुणवत्ताहीन परीक्षा प्रणाली को रुचिकर बनाना है। जो उबाऊ और गुणवत्ताहीन परीक्षा प्रणाली हमारी, उसको इंटरेस्टिंग बनाना है। शिक्षा को तकनीकी से जोड़ा जाए। एक इन्होंने क्या किया काम? इन्होंने सिफारिश दी कि जो हमारी शिक्षा है उसको तकनीकी से जोड़ा जाए, उसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए, शिक्षण मशीनों का प्रयोग किया जाए, कंप्यूटर एडेड डिवाइस का प्रयोग किया जाए। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है, अब इस बीच क्या हुआ था? 1986 हम पढ़ ही चुके हैं, और संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि 1986 में ही संशोधन करने के लिए लाई गई थी, तो उसके बारे में थोड़ा सा देखते रहते हैं। ठीक है, 1992 मॉडिफाइड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। देखो क्या हुआ था वर्ष 1991 में। और हाँ, जिन्होंने नहीं देखा है 1986 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है, तो वो देख लें, प्ले लिस्ट में जाके देख लें, या फिर कमेंट बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा। 1991 में कांग्रेस के पुनः सत्ता में आने पर पिछली सरकार द्वारा शिक्षा नीति में किए गए परिवर्तनों का पुनरीक्षण किया गया। ठीक है, तो 86 वाली नीति का पुनरीक्षण किया इन्होंने। अब देखिए आगे, इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? श्री जनार्दन रेड्डी। ठीक है, तो जो संशोधनात्मक शिक्षा नीति थी 1992 की, उसके अध्यक्ष कौन थे? जनार्दन रेड्डी। प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 3 शिक्षकों का प्रावधान। कोई भी विद्यालय हो उसमें कम से कम 3 शिक्षक होने चाहिए। तीसरा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और स्कूल कॉम्प्लेक्स जैसी योजनाओं को जारी रखा जाए। जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड दिया था 1986 में, इसके अलावा स्कूल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, उनको जारी रखा जाए। नेक्स्ट क्या था? प्रौढ़ शिक्षा पर जोर, और उसी के लिए जिला साक्षरता अभियान, डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी मूवमेंट, ठीक है, DLM की सिफारिश करी थी। किसने करी थी? किसने करी थी? जो संशोधनात्मक शिक्षा नीति थी, या फिर जनार्दन रेड्डी समिति। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए, तो हमने लगभग यहाँ तक हमने लगभग कंप्लीट एजुकेशनल हिस्ट्री डिस्कस कर ली। ठीक है, कुछ जो रह गए टॉपिक थे वो इसमें मेंशन कर लिए, और बाकी आयोग वाली सीरीज हमारी आपके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सारे के सारे कवर कर दिए गए हैं आपके राधाकृष्णन आयोग से लेकर, और नई शिक्षा नीति और NCERT NCTE वगैरह सारे के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करा दिए गए हैं, और बाकी की बची हुई चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और लास्ट में अब तक का हमने जो भी पढ़ा उसका पूरा निचोड़, पूरा सारांश यहाँ पर नेक्स्ट आने वाली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था का सारांश। बढ़ते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले है कि भारत में स्वतंत्रता पूर्व जो बनी शिक्षा समितियां और आयोग हैं उनके बारे में। ठीक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय परिषद या विश्वविद्यालय आयोग भी इसको कहते हैं, ये 1818 में। ठीक है, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, हाँ, इसको सैडलर आयोग भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका एक नाम सैडलर आयोग भी है 1818 में। फिर चार्ल्स वुड समिति, चार्ल्स वुड अलग थे। ठीक है, तो चार्ल्स वुड समिति जो है, सॉरी, चार्ल्स वुड समिति ये वही है 1854। ठीक है, 1854, ये गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो 1854, और इसको क्या भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गए वो हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, वुड डिस्पैच जो हमने पढ़ा था ऊपर। ठीक है, इसके अलावा WW हंटर शिक्षा आयोग, WWH बताया था ना, तो हंटर शिक्षा आयोग 82-83, भारत में महिला शिक्षा का विकास करना एक मेन उद्देश्य इसमें। ठीक है, सर थॉमस रैले आयोग, ठीक है, ये साल 1902 में आया था, और इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर क्या हुआ था, ये 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के आधार पर, सर थॉमस रैले आयोग की रिपोर्ट के आधार पर। ठीक,
अब देख लेते हैं आगे। M.E. सैडलर आयोग, ठीक है। सैडलर आयोग 1917 स्कूली शिक्षा को 12 वर्ष करने का सुझाव दिया था, ठीक है। तो सैडलर आयोग 1917 में था, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाला सैडलर नहीं था, सॉरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कुछ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब देख लीजिए आगे, सर फिलिप हर्टांग समिति, ठीक है। हर्टांग समिति हमने डिस्कस की अभी 1929। इसमें क्या व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा पर जोर दिया गया। और सर जॉन सार्जेंट रिपोर्ट जो हमने पढ़ी थी लास्ट में 1954 की, इसमें 6 से 11 साल की उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। अब देख लेते हैं स्वतंत्रता बाद जो बने आयोग और समितियां थी, ठीक है। हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख लेते हैं इसको, ठीक है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन आयोग 1948 to 49, ठीक है। और इसी की सिफारिशों के आधार पर क्या हुआ, यूजीसी की स्थापना की गई, ठीक है। हम पढ़ चुके हैं। मुदालियर शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं, ठीक है। 1952-53 में इसकी स्थापना हो गई। डीएस कोठारी आयोग, ठीक है। कोठारी आयोग बोलो या भारतीय शिक्षा आयोग बोलो, 1964। इसमें सामाजिक उत्तरदायित्व व नैतिक शिक्षा पर बल दिया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर पुनर्विचार 1992, एक सजग व मानवतावादी समाज के लिए शिक्षा का इस्तेमाल, इसे आचार्य राममूर्ति समिति भी कहा जाता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखिए एक बनी थी M.B. बुच समिति, ठीक है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन बनने की संभावना ही रहती है, कहीं से भी बन सकते हैं। तो 1989 दूरस्थ शिक्षा माध्यम पर बनी पहली शिक्षा समिति। जो दूरस्थ शिक्षा माध्यम हमारा ओपन स्कूलिंग जो है उस पर ये पहली शिक्षा समिति बनी थी, ठीक। इसके अलावा जी राम रेड्डी समिति, ठीक है। ये रेड्डी समिति जो है 1992 वाली, ठीक है। ये GR रेड्डी था, ये GR रेड्डी समिति, ठीक है। चलो, दूरस्थ शिक्षा पर केंद्रीय परामर्श समिति थी ये। और इसके अलावा नेक्स्ट जो है प्रोफेसर यशपाल समिति हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 1992। इसने क्या बोझ मुक्त शिक्षा, बिना बोझ की शिक्षा की संकल्पना इसने दी थी, ठीक है। रामलाल पारेख समिति 1993, B.Ed पत्राचार समिति ये थी, ठीक है। इसके अलावा देख सकते हैं प्रोफेसर खेरमा लिंगदो समिति, ये 1994 में आई थी। पत्राचार B.Ed अवधि 14 माह तय की गई। एक पत्राचार B.Ed होता है, ठीक है। पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से B.Ed करना, तो वो 14 माह तय की गई इसमें। प्रोफेसर R टकवाले समिति, ये साल 1995 का है। सेवारत अध्यापकों हेतु पत्राचार से B.Ed, ठीक है। तो इस तरह की समिति पूछी जा सकती है कि कौन किससे संबंधित है। तो ये सेवारत अध्यापकों से है, ये पत्राचार B.Ed से, और ये B.Ed पत्राचार समिति थी, ठीक है। नेक्स्ट राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, हम लोग पढ़ चुके हैं ज्ञान आयोग को भी, ठीक है। तो 2005 में गठन हुआ था। ज्ञान आधारित समाज की संकल्पना व प्राथमिक स्तर से अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा को अनिवार्य करने की सिफारिश की थी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने। इसके अध्यक्ष कौन थे, एक और क्वेश्चन आज के लिए आप लोगों के लिए रिवीजन हो जाएगा। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे, नहीं देखा तो पिछली वीडियो देख लीजिए, ठीक है। जस्टिस JS वर्मा समिति, ठीक है। ये जस्टिस थे हमारे कोर्ट के, तो इनके सुप्रीम कोर्ट के। तो साल 2012 में शिक्षकों की क्षमता की समय समय पर जांच, ठीक है। तो शिक्षकों की क्षमता का समय समय पर जांच की जाए, ये ऐसा इस समिति ने कहा था, ठीक है। और ये अंतिम है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2017, ठीक है। अभी जो हमारी शिक्षा नीति आई है ये समझ लीजिए, पहले जो हमारी 2020 की शिक्षा नीति आई है उसके लिए ये समिति बनी थी। कब बनी थी, 2017 में बनी थी, ठीक। समझ लीजिए इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2017 का मसौदा तैयार करने के लिए प्रख्यात अंतरिक्ष वैज्ञानिक, ठीक है, नाम तो पता ही होगा, पद्म विभूषण मिल चुका है इनको, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ठीक है। तो के कस्तूरी रंगन जो आधुनिक शिक्षा नीति है ना हमारी, मतलब जो नई वाली शिक्षा नीति है 2020 की, इसका एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो के कस्तूरी रंगन, ठीक है। तो इनके अध्यक्षता में एक 9 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, ठीक है। और किया गया था मतलब, ठीक है। अब तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी ना, इन्होंने अपनी रिपोर्ट 2019 के लास्ट में सौंप दी थी। और उस पर पूरी देशव्यापी बहस हुई है ना, स्कूलों में, विद्यालयों में उन्होंने सेमिनार आयोजित किए, उसमें लोगों की राय ली गई, ठीक है। और फाइनली इसको 2020 में लागू कर दिया गया है। तो अब नई शिक्षा नीति जो है पूरे देश में लागू है। अब इसी के तहत हमारे आगे का शिक्षा का कार्यक्रम चलने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट किसी वीडियो में हम नई शिक्षा नीति 2020 को भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो